अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम ज्योग्राफी का और एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि ऑलरेडी आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है वो था इंडिया एट ए ग्लैंस। इंडिया के बारे में हमने पढ़ा, उसकी लोकेशन कहाँ पे हैं, इसके फ़िज़िकल फीचर्स। तो आज इस ही का अपनी कंट्री के बारे में हमें यहाँ पे किस किस्म का क्लाइमेटिक कंडीशंस सीजन्स पाए जाते हैं, किस किस्म की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है और किस किस्म के वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। और आपसे गुजारिश है कि आप मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि लिंक आपको मिलेगी यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको और भी लेक्चर्स मिलेंगे, या आपका कोई जो लेक्चर छूटा है वहाँ कोई क्लास, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस सीजन्स के बारे में पढ़ना, हमें पता होना चाहिए वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग वेदर या क्लाइमेट के बारे में कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। तो कोई बताता है, किसी को हम बताते हैं कि आप बता कि आज कैसा क्लाइमेट है, तो ये गलत टर्म है। हम नहीं कह सकते आज कैसा क्लाइमेट है, या हम कहेंगे पिछले 10 साल से यहाँ पे कैसा वेदर था, तो ये दिस इज़ द रॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो इफ़ वी लुक एट द वेदर, what you get, what we get is the weather, and what we expect is the climate. और वेदर जो है दिस द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट सेम है दोनों के, तो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ वेदर इज़ टुडे, या व्हाट टाइप ऑफ वेदर विल बी आफ्टरनून, व्हाट टाइप ऑफ वेदर विल बी टुमारो, व्हाट काइंड ऑफ वेदर वाज यस्टरडे। और क्लाइमेट जो है दिस इज आल्सो द conditions of atmosphere but over a long period of time and space। तो बहुत वक्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये क्लाइमेट टर्म। तो नियर अबाउट 30 ईयर्स तक जब हमें किसी प्लेस का वेदर वहाँ के डेटा होगा, तो उसके बाद हम एवरेज निकालते हैं, उसके बाद हम कहते हैं इस प्लेस का क्लाइमेट कैसा रहता है किस सीज़न में। और वेदर जो है कैन चेंज विद इन मिनट्स एंड आवर्स। तो ये विद इन मिनट्स और आवर्स में चेंज हो सकता है कौन वेदर। जैसे हम कहेंगे सैटरडे में रेनफॉल है और संडे में सनी डे है, धूप है। या हम कहेंगे अभी रेनफॉल है, तो उसके बाद हम कहेंगे 1 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद कि अब रेनफॉल या अब धूप है। लेकिन जो वेदर है दिस द एवरेज रीजनल वेदर पैटर्न ओवर डिकेड्स। तो बहुत टाइम के बाद, नियर अब जो मैंने अभी कहा 30 ईयर्स का जो हम कहते हैं कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जो होता है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं इस प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो शॉर्ट में हम याद रखेंगे कि वेदर जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए, और क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है फॉर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। नेक्स्ट जो आपकी बुक में है दैट इज़ द सीजन्स। तो यहाँ पे क्योंकि चैप्टर का नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो क्लाइमेट मैंने कहा आपको, तो क्लाइमेट में हमें पढ़ना है किस किस्म का क्लाइमेट कब यहाँ पे रहता है। तो इसलिए हम जो इंडिया का जो सीजन्स है, इंडिया का जो क्लाइमेट है, इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनटू 4 मेजर सीजन्स
दैट इज़ नंबर 1 इज़ कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम विंटर कहते हैं, जो कि दिसंबर से फरवरी तक रहता है। हॉट वेदर सीज़न दूसरा, जिसको हम समर सीज़न भी कहते हैं शॉर्ट में, जो कि मार्च से मई तक रहता है। इस तरह साउथ वेस्ट मून सीज़न इंपॉर्टेंट सीज़न है, जिसको हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है इंडिया में इस सीज़न में, जो कि जून से सितंबर तक रहता है, जो कि आज कल चल रहा है। आप देखते हो कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि असम साइड में भी वहाँ पे फ्लड आए हुए हैं, क्योंकि मानसून सीज़न शुरू हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पड़ी है वहाँ पे। इस तरह है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीज़न, जिस टाइम ये वापस ये मानसून विंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जाते हैं, तो ये अक्टूबर टू नवंबर रहता है, जिस द सीजन्स ऑफ इन इंडिया। तो इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पे समझना है समर सॉल्स्टिस, क्योंकि हम ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, इंडिया पूरी कंट्री पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में समर सॉल्स्टिस पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द सन, और ये अर्थ की 4 इम्पॉर्टेंट पोजिशंस है। तो अगर आप देखेंगे, जब ये अर्थ यहाँ पे होती है, दैट इज़ 22 दिसंबर को यहाँ पे होती है इस प्लेस पे, तो इस वक्त क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती है वो पड़ती है ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन से अवे है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है टुवर्ड्स द सन है, तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है साउदर्न हेमिस्फीयर से। 22 दिसंबर, तो दिस द विंटर सॉल्स्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर सॉल्स्टिस इन साउदर्न हेमिस्फीयर के अपोजिट होता है। जब विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सीधी सी बात है साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। यहाँ पे स्प्रिंग होगा, वहाँ पे ऑटम होगा, दिस द अपोजिट केसेस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस साइड में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सन की रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, साउदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, और इस वजह से यहाँ पे समर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये कब होता है, 21 जून में, जिसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, इसको हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, और इस टाइम विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह ये दो जो पोजिशंस होती है अर्थ की, दैट इज़ द स्प्रिंग एंड ऑटम। तो स्प्रिंग का 21 मार्च इक्विनॉक्स जब होता है, डे एंड इक्विनॉक्स हम किसको कहते हैं, व्हेन द डे एंड नाइट्स आर इक्वल। और इस वक्त जो है सन की रेज ज़्यादातर पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और सब ट्रॉपिकल रीजन में। और इस तरह इस साइड में अगर आप देखेंगे, ये भी इक्विनॉक्सेस हैं 23 सितंबर जब स्प्रिंग होता है, और यहाँ पे ऑटम सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे ऑटम सीज़न होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीज़न होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे हम आएंगे फिर से, जो हमने कहा है 4 सीजन्स इन इंडिया। तो कोल्ड वेदर सीज़न, जिसको हम विंटर भी कहते हैं, तो सन की जो रेज है, जो भी हमने देखा, डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो इस रीजन में सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा। तो जो ये पहला पोजीशन मैंने बताई आपको, और उसके बाद इससे क्या होता है, एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। खासकर जो नॉर्दर्न इंडिया है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। और ये हमने कहा कि ये कोल्ड वेदर सीज़न दिसंबर से फरवरी तक रहता है। उसके बाद जो दूसरा है हॉट वेदर सीज़न और समर सीज़न। तो सन जो है, सन की रेज जो है, मोर और लेस दे डायरेक्टली फॉर इन दिस रीजन, तो डायरेक्टली पड़ती है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली सन की रेज पड़ती है, और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है। और इस सीज़न में हॉट एंड ड्राई विंड्स जो है वो ब्लो करती है इन द नॉर्दर्न इंडिया मोस्टली, जिनको हम डे में, जिनको हम कहते हैं इंडिया में लू।
तो काफ़ी हॉट एंड ड्राई विंड्स ये होती है, लोकल विंड लो होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सीज़न मैंने कहा था साउथ वेस्ट मूनसून सीज़न और रेनी सीज़न जो तीसरा है। और अगर हम कहेंगे इंडिया का जो क्लाइमेट है, तो हम ब्रॉडली कहते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है इसको हम मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूनसून विंड्स का बहुत ज़्यादा असर रहता है। तो मूनसून का मतलब क्या है? मूनसून जो है ये एक अरबिक वर्ड से निकला है मौसम, जिसका मतलब है सीजन्स। तो मूनसून इज टेकन फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स। और इस में आप देखोगे यहाँ पे जो फिगर है, मैप दिखाया है इंडिया का, तो यहाँ से भी विंड्स जाती है अरबियन सी से भी, इंडियन ओशन से, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी विंड्स जाती है टुवर्ड्स इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। तो दिस इज द ऑनसेट एंड एडवांस मानसून स्टार्ट होता है यहाँ से, और दोनों साइड से अरबियन सी से भी जो मैंने कहा और बे ऑफ बंगाल से भी विंड्स मूव करते हैं टुवर्ड्स लैंड, दैट इज इंडिया। और चूँकि ये जो विंड्स है चाहे वो अरबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से, तो ये पूरी तरह से वाटर बॉडी से आती है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है इस सीज़न में इंडिया में जब ये एंटर करती है इंडिया में। तो ये जून से स्टार्ट होता है, जो ऑलरेडी मैंने कहा, जून से सितंबर तक रहता है ये सीज़न। और उसके बाद जब ये विंड्स आगे पहुंचती हैं, ये विंड्स तो आगे यहाँ पे जो हिमालय माउंटेन्स है, तो ये इस माउंटेन के साथ टकराती है। जो ये हिमालय माउंटेन्स है तो ये यहाँ से कुछ विंड्स जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, और कुछ यहीं पे इस माउंटेन के साथ टकराती है, तो बारिश पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है यहाँ पे। और इसी तरह जो ये विंड्स है जो अरबियन सी से जाती है, तो यहाँ पे जो है इसका एक बैरियर है जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट, इससे यहाँ पे टकराती है, तो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यहीं पे गिराते हैं। लेकिन कुछ विंड्स जो है आगे जाते हैं टुवर्ड्स गुजरात, राजस्थान, थोड़ी सी रेनफॉल वहाँ पे भी गिराते हैं। और तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल जो है इंडिया में इस सीज़न में पड़ती है। और जो इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में, तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। तो नेक्स्ट इज़ सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, जो चौथा सीज़न है। तो जो पहला हमने कहा साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, तो इसमें हमने देखा कि विंड्स जो है वो ब्लो करते हैं फ्रॉम अरबियन सी एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स इंडिया मेनलैंड। लेकिन इस सीज़न में उल्टा होता है, ये जो विंड्स साउथ वेस्ट विंड्स मानसून विंड्स गई है, तो इनका अब वापस आने का टाइम हो गया है, ये वापस आती है, लेकिन ये अपना सारा मॉइस्चर गिराते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहता है, और ये मॉइस्चर ये गिराते हैं, और ये विंड्स जो कुछ विंड्स यहाँ से बे ऑफ बंगाल से वापस आती है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये मॉइस्चर गिराते हैं, रेनफॉल पड़ते हैं इस सीज़न में ज़्यादातर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और ये था सीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, चाहे वो इंडिया हो या और कोई जगह, वहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को असर करते हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है? वो पहला है लोकेशन, दूसरा है ऑल्टीट्यूड, तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, चौथा है रिलीफ। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो ये समझाऊंगा मैं। तो लोकेशन में ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे इंडिया की बात की, आप देखा कि ये इंडिया जो है नीचे से पूरी तरह से इसकी जो है कोस्ट लाइन है, नियर अबाउट 7500 कोस्ट लाइन बाउंड्री है इसकी। तो ये लोकेशन इसकी अच्छी है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल आती है इन मानसून विंड से, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है इंडिया में। एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पूरी तरह से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर है वो इस पे डिपेंडेबल है।
क्योंकि जो रिवर्स हैं उनमें पानी रहता है, आता है इस सीज़न से, इन विंड से, और थ्रू आउट द ईयर उसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं वाटर फॉर इरिगेशन टू द फार्मर्स। इस तरह जो लोकेशन है डिपेंड्स अपॉन द लैटिट्यूडनल लोकेशन, दैट इज़ जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं वहाँ पे अच्छी रेनफॉल पड़ती हैं क्योंकि ऑपरेशन भी अच्छी होती है। लेकिन एज़ वी गो अवे फ्राम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स तो ऑपरेशन भी कम थे क्योंकि टेम्परेचर भी कम होता है और इस वजह से रेनफॉल भी कम होती है। तो ये डिपेंड करता है, क्लाइमेट जो है ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ ए प्लेस। आल्टीट्यूड, द हायर वी गो द कूलर इट इज़, तो जो ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, कम मकदार में पाए जाते हैं। जितना हम ऊपर जाएंगे तो ये भी असर करता है क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। डिस्टेंस फ्राम द सी, जो अभी मैंने कहा कि इंडिया जो है क्लोज है, इसकी लोकेशन जो है सी के नज़दीक है। इसके बरक्स जो यहाँ पे एक नेपाल कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं असर रहता है ओशंस या सीज़ का। इस तरह रिलीफ, रिलीफ मीन्स द नेचर ऑफ लैंड, जैसे हिमालय माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे, उसी तरह पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो ये जो रिलीफ फीचर्स है, नेचर ऑफ लैंड है, ये भी असर करता है क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और इंडिया में अगर आप देखेंगे हर किस्म के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन जो सी के नज़दीक, ऊपर से माउंटेन्स भी है, कुछ कोस्टल प्लेन्स भी है, आइलैंड्स। तो ओवरऑल आप देखेंगे हर किस्म के यहाँ पे लैंड फीचर्स पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन अच्छी है नीचे से, तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है इंडिया में। और अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल जहाँ पे जिस प्लेस में पड़ते हैं वो भी इंडिया में वाक़ है, दैट इज़ माइसरनम, जो कि मेघालय में है। इससे पहले जो प्लेस थी दैट वाज चेरापूंजी, लेकिन उसके बाद ये चेंज हुई है, वो चेरापूंजी के नज़दीक ही नई एक प्लेस डिस्कवर की गई है माइसरनम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। और इसके बरक्स अगर आप देखेंगे जो डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज़ राजस्थान, इसी राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जहाँ पे पूरे तरह से डेजर्ट पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल पड़ती है, ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द नेचुरल विजिटेशन ऑफ इंडिया। तो नेचुरल विजिटेशन हम किसको कहते हैं? नेचुरल विजिटेशन हम कहते हैं उस विजिटेशन को, पहले विजिटेशन में क्या आता है? विजिटेशन में आता है ग्रासेस, शर्ब्स, ट्रीज हैं। तो वो ग्रास, वो शर्ब्स, वो ट्रीज जो खुद ब खुद ग्रो करते हैं, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं रहता है, टोटली वो डिपेंडेबल होता है नेचर पे, उसको हम कहते हैं नेचुरल विजिटेशन। ग्रासेस, शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट द इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड नेचुरल विजिटेशन। तो बहुत किस्म की नेचुरल विजिटेशंस पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो अभी मैंने कहा डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग इलाकों में पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग आल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्राम द सी अलग अलग है। तो ये जो नेचुरल विजिटेशन है बहुत किस्म की पाई जाती है, और ये डिपेंड करता है ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस कि वहाँ पे किस किस्म के विजिटेशन पाए। जैसे हमने कहा कि इंडिया का जो क्लाइमेट है दैट इज़ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, और मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वहाँ पे खास विजिटेशन पाई जाए, दैट इज़ डेसिडुअस टाइप ऑफ विजिटेशन। और इंडिया में अगर आप देखेंगे क्योंकि वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो इस वजह से इंडिया में जो है वाइड रेंज ऑफ नेचुरल विजिटेशन पाई जाती है। नेचुरल विजिटेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, और ख़ासकर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, या वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट जो है, जो मैंने कहा कि वहाँ पे वो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो अरबियन सी से आती है वो ज़्यादातर अपना मॉइस्चर वहीं पे गिराती हैं, और यहाँ पे खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत घने फॉरेस्ट्स होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, काफ़ी हाई होते हैं, और थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन रहते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन।
इस तरह ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो भी अमीन एक ख़ास जो फॉरेस्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो यही है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, क्योंकि यहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है और मानसून, इनको मानसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। और इस तरह जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स जो है जो कि ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं इनको हम मानसून फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। और दे शट देयर वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, एंड दे आल्सो शेड देयर लीव्स इन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, जैसे ऑटम सीज़न में वो गिराते हैं। और जो खास ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस में वो है साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। और ये फॉरेस्ट जो है थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है और ज़्यादातर कहाँ पे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। इस तरह है थॉर्नी बुश जो है, क्योंकि हमने कहा कि राजस्थान स्टेट जो है दैट द डेजर्ट स्टेट, यहाँ पे डेजर्ट है जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। और इस वजह से जो ये थॉर्नी बुश जो है ये वेजिटेशन जो है ये ड्राई एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल कम पड़ती है, जो कि राजस्थान स्टेट है। और यहाँ पे जो ख़ास किस्म की वेजिटेशन दैट इज़ द कैक्टस, खेर, बाबुल, कीकर, तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ की वेजिटेशन है। तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स जो कि रेन शेडो हैं और राजस्थान में पाई जाती है। इस तरह अगर आप देखेंगे ये जो चौथी जो वेजिटेशन यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं दैट इज़ द माउंटेन वेजिटेशन, क्योंकि ऊपर से पूरी तरह से इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड में बहुत बड़े माउंटेन्स, लार्जेस्ट माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड दैट इज़ हिमालय माउंटेन्स। तो इन हिमालय माउंटेन्स जो है इन इलाकों में यहाँ पे माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाए जिसको हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं, जो कि कॉनिकल शेप में होते हैं। और अगर आप देखेंगे एट एन हाइट ऑफ 1500 मीटर्स टू 2500 मीटर्स, तो ये ट्रीज़ जो पाए जाते हैं इनकी शेप कॉनिकल होते हैं, जो में क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल पड़ती है। इस कॉनिकल शेप का इनका फ़ायदा होता है कि ये स्नो डायरेक्टली नीचे आता है और इसके ब्रांचेस नहीं टूट जाते हैं। और इसमें जो खास ट्रीज़ पाए जाते हैं दे आर चीर, पाइन एंड देवदार, और ये ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर हमारे स्टेट में पाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम और उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी पाई जाती है। उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये फॉरेस्ट जो है ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे सैलिन वाटर होता है ज़्यादातर। और इंडिया में अगर आप देखेंगे जो पिछले चैप्टर में मैंने आपका कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर और गंगा रिवर जब मिलता है बे ऑफ बंगाल के साथ तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। तो यहाँ पे ही ये ज़्यादातर ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं दैट इज़ द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। और यहाँ पे ख़ास एक ट्री पाया जाता है जो मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था सुंदरी, जिसके नाम पे ही इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये ख़ास वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। और अब जो ये फॉरेस्ट्स है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेस्ट्स हमारे लिए ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जो हम सांस लेते हैं ये ऑक्सीजन हम जो अंदर लेते हैं ये हमें प्लांट से प्रोवाइड करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे लिए अगर वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और ये एब्जॉर्ब करते हैं यही वेजिटेशन। तो ये फॉरेस्ट्स हमारे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से हमें बहुत सारे सर्विस मिलते हैं, मेडिसन मिलते हैं, दिस द शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ, और दिस द फूड फॉर फ्यूल वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, फूडर मिलता है, हॉनी मिलता है, गाम मिलता है, हर्ब्स मिलता है। तो बहुत सारे किस्म के हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए ये जो फॉरेस्ट्स ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट जो है जो भी मैंने कहा दिस द होम फॉर द वाइल्ड लाइफ, ये इनका शेल्टर होता है।
तो हमने देखा कि बहुत किस्म के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं इंडिया में, तो इस वजह से बहुत किस्म की वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे लार्ज वैरायटी पाई जाती है, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबाइन्स, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, तो ये सब इन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं और इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो गिर फॉरेस्ट्स है गुजरात में, तो दिस इज़ द होम फॉर एशियाटिक लायंस, जो कि खास लाइन पाया जाता है यहाँ पे। इसी तरह है एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोर्स, जो पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि ये खासकर पाया जाता है आसाम में। फॉरेस्ट्स जो पाए जाते हैं आसाम में, वहाँ पे पाया जाता है। और वहाँ पे एक पार्क भी मैंने कहा, नेशनल पार्क जो वहाँ पे है, दैट इज़ काजीरंगा, तो वो ख़ास है इनके लिए। इस तरह है कैमल्स, वाइल्ड आसिस, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ गुजरात में। इस तरह है वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, तो ये खासकर हिमालय रीजन में पाए जाते हैं माउंटेन वेजिटेशन में। इस तरह सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, तो ख़त्म हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ इंडिया में। तो बहुत ज़्यादा वजूहत है इसमें, क्योंकि फॉरेस्ट दिन ब दिन डिक्रीज़ हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। इस तरह हंटिंग हो रही है इनकी वाइल्ड एनिमल्स की, तो इस वजह से, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ये वाइल्ड लाइफ जो है ये ख़त्म हो रही है इंडिया में। और इनको प्रोटेक्शन के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए अब गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम उठाए, जैसे नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एनिमल्स, पर्टिकुलरली टाइगर, एलिफेंट। और हर साल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है पहले हफ्ते, अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में, जिसमें हम अवेयरनेस लोगों को आगाह करते हैं फॉर द कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। इनको बचाने के लिए हम लोगों को आगाह करते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ। तो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वाचिंग। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेशियस पेयर्स। Stay home, stay safe, have a good day, and don't forget to subscribe my YouTube channel for more lectures. Thank you. Have a good day.